Dear students, good morning. Myself Mahavir Prasad, SRS Memorial School Mandava. Welcome to all of you in our biology online class. Students, last class में हमने ओवल की स्ट्रक्चर, ओवल के टाइप एंड एम्ब्रियो सेल की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी. ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में. फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म प्लांट्स. एंजियोस्पर्म प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन निषेचन कैसे होता है, देखिए उसके बारे में स्टडी करेंगे आज. ओके, निषेचन. देखिए निषेचन, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले निषेचन की डेफिनेशन के बारे में यदि अपन देखना चाहें तो निषेचन किसे कहते हैं. तो नर युग्मक, देखिए लैंगिक जनन करने वाले जितने भी जीव हैं उनमें जाइगोट का निर्माण विदाउट निषेचन नहीं होगा. लैंगिक जनन करने वाले जितने भी जीव हैं उन सब में निषेचन होगा. ठीक है, लैंगिक जनन के अंतर्गत निषेचन कंपल्सरी है. ठीक है ना. विदाउट फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सक्सेस नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नर युग्मक व मादा युग्मक का संयोजन, नर युग्मक व मादा युग्मक का संयोजन निषेचन कहलाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, नर युग्मक व मादा युग्मक का संयोजन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है. तो आवृतबीजी पादपों में एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर निषेचन संपन्न होता है क्योंकि लैंगिक जनन है. फ्लावर में लैंगिक जनन संपन्न हो रहा है तो लैंगिक जनन जहां है वहां पे निषेचन तो होगा. ठीक है, तो निषेचन से पहले हमें इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी. तो सबसे पहला पॉइंट यदि अपन देखना चाहिए तो परागकणों का अंकुरण है. परागकण का अंकुरण क्या होता है इसके बारे में हमें पता होगा. परागकण का अंकुरण, परागकण की अंकुरण के बाद में बनती है पराग नलिका. तो फिर दूसरा पॉइंट बनता है अपना पराग नलिका की वृद्धि. पराग नलिका की वृद्धि. ठीक है स्टूडेंट्स, अब पराग नलिका की वृद्धि होने के बाद में अपना पॉइंट बनता है कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश. तीसरा पॉइंट बनता है इसमें अपना पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश. बीजांड में प्रवेश. और इसके नेक्स्ट टॉपिक बनता है अपना पॉइंट पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश. पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश. ठीक है फ्रेंड्स, और इसके नेक्स्ट पॉइंट है निषेचन. देखिए फ्रेंड्स, परागण होने के बाद वर्तिकाग्र पर परागकणों का परागण होने के बाद, परागण क्या है, परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं. अब परागण होने के बाद में वर्तिकाग्र पर निषेचन से पहले, वर्तिकाग्र पर निषेचन से पहले वर्तिकाग्र पर वर्तिका में अंडाशय में ये प्रोसीजर संपन्न होती है. ठीक है, परागकणों का अंकुरण वर्तिकाग्र पर होगा. पराग नलिका की वृद्धि वर्तिकाग्र से लेकर अंडाशय तक होगी. ठीक है, बीजांड में प्रवेश अंडाशय में जाने के बाद, और भ्रूणकोश में प्रवेश पराग नलिका का बीजांड में जाने के बाद भ्रूणकोश में प्रवेश होगा. ठीक है, देखिए ये एक अंडाशय है. ठीक है, यदि अपन एक अंडाशय की बात करें, इसके पराग नलिका की वृद्धि की बात करें, सबसे पहले पराग नलिका का अंकुरण है, सॉरी परागकण का अंकुरण है. ये है जायंत, ये क्या है, जायंत. ठीक है, ये है वर्तिकाग्र. ठीक है, स्टिग्मा. ठीक है स्टैंड्स, स्टाइल. ठीक है स्टैंड्स, ओवरी. ठीक है, और इस ओवरी के अंदर क्या होगा, बीजांड होगा.
ओवरी के अंदर क्या होगा, बीजांड। ठीक है, ओवरी के अंदर बीजांड होगा स्टूडेंट्स, और बीजांड में होगा भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश। बीजांड हो गया। अब ये भ्रूण कोश हो गए, देखिए ओव्यूल, ठीक है, एम्ब्रियो से परागनलिका की बढ़ती है। ठीक है, स्टिग्मा पे परागकण आएगा और परागकणों का जर्मिनेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, जर्मिनेशन। अब परागकणों का जर्मिनेशन होने के बाद में इस बात के बारे में अपन ने स्टडी की थी कि परागकणों के अंतर्गत काई कोशिका परागनलिका का निर्माण करती है, और वो परागनलिका बाह्य चोल पर स्थित जनन छिद्रों से होकर के बाहर निकलती है। ठीक है, और परागकणों की जनन कोशिका के द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण किया जाता है, और वो नर युग्मक परागनलिका के अंदर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दो नर युग्मक सहित परागनलिका क्या कहलाती है, नर युग्मकोत्पत्ति कहलाती है। ठीक है, अब परागकणों का अंकुरण, यहाँ पर कुछ पदार्थ होते हैं, रेजिन्स पदार्थ हैं वार्तिकाग्र पर, जो क्या करते हैं, अंकुरण के लिए स्थान उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, अंकुरण के लिए उचित वातावरण उपलब्ध करवाते हैं वार्तिकाग्र में परागकणों को। ठीक है, तो परागकणों का वार्तिकाग्र पर अंकुरण होता है, और अंकुरण होने के बाद, अंकुरण होने के दौरान परागनलिका का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये परागनलिका बन गई। अब ये परागनलिका दो नर युग्मकों को लेकर, ठीक है, ये है परागनलिका, ठीक है, ये दो नर युग्मकों को लेकर के और अंडाशय वाले पार्ट्स में जाएगी, अंडाशय वाले पार्ट्स में, और अंडाशय वाले पार्ट से होकर के बीजांड में प्रवेश करेगी, और बीजांड से होकर के ये भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये परागनलिका है, और ये दोनों के नर युग्मक, मेल गेमेट्स, और ये पोलन ट्यूब परागनलिका। ठीक है, अंकुरण होगा, परागकणों का अंकुरण कहां पे होगा, वार्तिकाग्र पे होगा परागण के बाद। ठीक है, अंकुरण होने के दौरान क्या बनेगी, परागनलिका बनेगी। अब ये परागनलिका वार्तिकाग्र से किस में आएगी, वर्तिका में आएगी। तो परागनलिका की वृद्धि कहां पे होगी, वर्तिका में होगी। वर्तिका के अंदर देखो कुछ पादपों की वर्तिका खोखली होती है, उस खोखली वर्तिका के अंदर श्लेष्मिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वो श्लेष्मिक पदार्थ परागनलिका को इस वर्तिका के अंदर क्या करवाते हैं, गति करवाते हैं, गमन करवाते हैं। ठीक है, और कुछ पादपों की परागनलिका जो है वो ठोस होती है, उसके केंद्रीय भाग में एक नाल बनती है। ठीक है, कुछ पादपों की वर्तिका के केंद्रीय भाग में एक नाल, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और उस नाल में से होकर के परागनलिका क्या करती है, वृद्धि करती है। ठीक है, और कुछ पादपों के अंडाशय बीजांड वर्तिका के अंदर रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, वो रासायनिक पदार्थ इस परागनलिका को अंडाशय की तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, जिसे रसायनुवर्ती वृद्धि कहते हैं, परागनलिका की रसायनुवर्ती वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि अंडाशय बीजांड वर्तिका, इनके अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो परागनलिका को अंडाशय की तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो रसायनों के कारण, ठीक है, केंद्रीय नाल के कारण या श्लेष्मा के कारण परागनलिका वर्तिका में क्या करती है, वृद्धि करती है। वर्तिका में वृद्धि करती हुई कहां पहुंच जाती है, अंडाशय में पहुंच जाती है।
कहां पहुंच जाती है स्टूडेंट्स? अंडाशय में पहुंच जाती है। अब अंडाशय में पहुंचने के बाद में क्या होगा? पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार से हो सकता है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। देखिए ये जो है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश ये 3 प्रकार से होता है। देखिए नंबर 1 पराग नलिका का बीजांड में निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश, ठीक है। नंबर 2 बीजांड द्वारी प्रवेश। बीजांड द्वारी प्रवेश। और नंबर 3 अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरणीय प्रवेश, ठीक है स्टूडेंट्स। निभागीय प्रवेश का मतलब बीजांड के निभाग वाले भाग से प्रवेश करती है पराग नलिका, तो उसको क्या कहेंगे? निभागीय प्रवेश, ठीक है स्टूडेंट्स। और बीजांड द्वारी प्रवेश का मतलब यदि पराग नलिका बीजांड के बीजांड द्वार वाले भाग से होकर प्रवेश कर रही है, यदि पराग नलिका बीजांड की बीजांड द्वार वाले भाग से होकर के प्रवेश कर रही है बीजांड में, तो उसको क्या कहेंगे? बीजांड द्वारी प्रवेश, ठीक है स्टूडेंट्स। और अध्यावरणीय प्रवेश यदि पराग नलिका बीजांड के अध्यावरण से होती हुई इंटेग्यूमेंट से होती हुई बीजांड में प्रवेश कर रही है पराग नलिका, तो उसको क्या कहेंगे? अध्यावरणीय प्रवेश कहेंगे, ठीक है। जैसे ये निभाग है, ठीक है, पराग नलिका वर्तिका से गति करती हुई आई और सीधी निभाग से इसमें एंट्री कर गई बीजांड के अंदर, तो वो क्या हो गया? निभागीय प्रवेश हो गया, ठीक है। बीजांड द्वारी प्रवेश पराग नलिका वर्तिका से गति करती हुई आई और इस बीजांड द्वार से होकर के प्रवेश करती है, तो वो क्या हो जाएगा? बीजांड द्वारी प्रवेश। और अध्यावरणीय प्रवेश पराग नलिका वर्तिका से गति करती हुई आती है और बीजांड का जो ये अध्यावरण वाला पार्ट है, कौन सा? ये अध्यावरण है बीजांड। अगर इधर से पराग नलिका जो है यहां से मुड़कर इधर से सीधी इसमें एंट्री कर जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? अध्यावरणीय प्रवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? अध्यावरणीय प्रवेश कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यू अंडरस्टैंड? इट मींस पराग नलिका बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है: निभागीय प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश और अध्यावरणीय प्रवेश, ठीक है। अब नंबर 4 भाग है पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। तो पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, लास्ट क्लास में हमने भ्रूणकोश की संरचना के बारे में स्टडी की थी कि भ्रूणकोश के अंदर माइक्रोपाइल वाले पार्ट्स की तरफ, बीजांड द्वार वाले पार्ट्स की तरफ 3 कोशिकाएं होती है, ठीक है, जिनको एग एपरेटस कहते हैं, ठीक है। और केल्सा की तरफ 3 कोशिकाएं होती है जिनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। अब एग एपरेटस के अंदर 3 सेल, 2 साइड वाली सिनगार्डिस सेल और एक मिड पार्ट वाली एग सेल, ठीक है। तो भ्रूणकोश के अंदर पराग नलिका, देखिए पराग नलिका भ्रूणकोश के अंदर कैसे प्रवेश कर सकती है? भ्रूणकोश का अध्यावरण और साइकोशिका के बीच से होकर प्रवेश कर सकती है, ठीक है। ये भ्रूणकोश है, इसका ये अध्यावरण भ्रूणकोश की भित्ति है, ठीक है। भ्रूणकोश की भित्ति और साइकोशिका के बीच से होकर के, भ्रूणकोश की भित्ति और साइकोशिका के बीच से होकर के प्रवेश कर सकती है। 2 सहायक कोशिकाओं के बीच से होकर के प्रवेश कर सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका से होकर प्रवेश कर सकती है, ठीक है। एक सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका से होकर प्रवेश कर सकती है, ठीक है ना, भ्रूणकोश के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करने के बाद संपन्न होती है निषेचन की प्रक्रिया। निषेचन की प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। जो निषेचन है इसके बारे में आवर्तबीजी पादपों में सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने बताया था। लीलियम नामक पादप के अंदर इसने निषेचन की स्टडी की। लीलियम स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है ना। अब भ्रूणकोश के अंदर पराग नलिका के प्रवेश करने के बाद, ठीक है, भ्रूणकोश के अंदर पराग नलिका के प्रवेश करने के बाद निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है बच्चों। और यह निषेचन भी 2 बार संपन्न होता है। द्विनिषेचन होता है। कैसे होता है कि पराग नलिका अंडाशय में प्रवेश करने के बाद
परागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है और बीजांड में प्रवेश करने के बाद किस में प्रवेश करती है? भ्रूणकोश में। ठीक है, भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। अब भ्रूणकोश में प्रवेश करते परागनलिका का शीर्ष भाग स्फुटित हो जाता है। क्या होता है? स्फुटित हो जाता है। शीर्ष भाग के स्फुटित हो जाने पर दोनों नर युग्मक परागनलिका के बाहर निकल जाते हैं। दोनों नर युग्मक परागनलिका के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों नर युग्मक परागनलिका के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब परागनलिका के बाहर निकलने के बाद में क्या होगा देखना स्टूडेंट्स, निषेचन के अंतर्गत क्या होता है? देखो, द्विनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। आवर्त बीजीय पादपों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है। द्विनिषेचन, ठीक है, क्या होता है द्विनिषेचन? देखेंगे अभी द्विनिषेचन, या दूसरा नाम दे सकते हैं इसको त्वरित संलयन। दूसरे में त्वरित संलयन। ठीक है, तो अब इसको मिटा रहा हूं मैं। देखिए स्टूडेंट्स, भ्रूणकोश में परागनलिका के प्रवेश करने के बाद दोनों नर युग्मक बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना। अब फर्स्ट नर युग्मक, फर्स्ट मेल गैमेट, ठीक है, देखिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहते हैं अपन? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना। भ्रूणकोश में परागनलिका के प्रवेश करने के बाद परागनलिका स्फुटित होती है भ्रूणकोश में, जिससे दो नर युग्मक बाहर निकलते हैं। उनमें से फर्स्ट मेल गैमेट प्लस एग सेल, जिससे क्या डेवलप्ड होगा? जाइगोट, और जाइगोट से क्या डेवलप्ड होगा? एम्ब्रियो। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? ये है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में। सेकंड फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? देखिए, सेकंड मेल गैमेट, ठीक है, सेकंड मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस सेल, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस सेल कंबाइंड होंगे। ठीक है, कंबाइंड होने से बनाएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। क्या बनाएंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, और इस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से बनेगा क्या? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, स्पर्म मतलब भ्रूण कोश। क्या बनेगा? भ्रूणकोश। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कहेंगे प्राथमिक, देखो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस सेल, सॉरी न्यूक्लियस सेल बोलेंगे, न्यूक्लियस सेल। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कोशिका, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कोशिका कहेंगे इसको, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से क्या बन जाएगा? भ्रूणकोश बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो सेकंड मेल गैमेट है ना, सेकंड मेल गैमेट, इसके अंदर न्यूक्लियस था 1। कितना था? 1 न्यूक्लियस। ठीक है, और सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस है ना, इसमें थे 2 न्यूक्लियस। कितने थे? 2 न्यूक्लियस। ठीक है, अब 1 + 2 कितने हो गए? 3। ठीक है, इसलिए 3 न्यूक्लियस के कंबाइंड होने के कारण, 3 न्यूक्लियस के कंबाइंड होने के कारण भ्रूणकोश की जो सूत्रगुणिका ना, वो ट्रिप्लोइड मानी जाती है। क्या मानी जाती है?
ट्रिप्लोइड। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है कि भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता बताइए, तो भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता क्या होती है? ट्रिप्लोइड होती है। क्या होती है? ट्रिप्लोइड, ट्रिपल फ्यूजन। इसीलिए मतलब 3 न्यूक्लियस के कंबाइंड होने के कारण ही इस सेकेंड फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, मतलब त्रिकसंलेन। सेकेंड फर्टिलाइजेशन को क्या कहेंगे? त्रिकसंलेन कहेंगे इसको। ठीक है, सेकेंड फर्टिलाइजेशन क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन, त्रिकसंलेन। ठीक है, ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, और ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन देखो, इसमें 1 न्यूक्लियस, इसमें 1 न्यूक्लियस, 1 + 1 2 न्यूक्लियस, तो जाइगोट है ना, ये होता है डिप्लोइड। इसकी सूत्रगुणिता क्या होती है? डिप्लोइड होती है। ठीक है, जाइगोट की डिप्लोइड, तो एम्ब्रियो की भी क्या होगी? डिप्लोइड होगी। एम्ब्रियो की भी सूत्रगुणिता क्या होगी? डिप्लोइड होगी। और इनकी सूत्रगुणिता क्या होगी? हेप्लोइड होगी। ठीक है, और इसकी हेप्लोइड और इसकी डिप्लोइड, हेप्लोइड प्लस डिप्लोइड। ठीक है, क्या बन गया? ट्रिप्लोइड। हेप्लोइड प्लस डिप्लोइड क्या बन गया? ट्रिप्लोइड। तो भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता क्या होती है? ट्रिप्लोइड होती है। क्या होती है? ट्रिप्लोइड होती है। और ट्रिप्लोइड होने के कारण इस फर्टिलाइजेशन क्या कहेंगे? त्रिकसंलेन कहेंगे। अब देखिए बच्चों, 2 बार निषेचन हो रहा है। ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड? यहाँ पर निषेचन कितनी बार हो रहा है? 2 बार निषेचन हो रहा है। 2 बार निषेचन होने के कारण इसको कहते हैं द्विनिषेचन। क्या कहते हैं इसको? द्विनिषेचन। द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और द्विनिषेचन आवर्तबीजीय पादपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। आवर्तबीजीय पादपों का द्विनिषेचन सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ठीक है ना, तो द्विनिषेचन आवर्तबीजीय पादपों के अंतर्गत पाया जाता है और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर ही होता है द्विनिषेचन। ठीक है, और इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या है द्विनिषेचन का? एंडोस्पर्म। ठीक है, और एम्ब्रियो। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या करेगा? एंडोस्पर्म क्या करेगा? एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। क्या प्रोवाइड करवाएगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। कौन प्रोवाइड करवाएगा? एंडोस्पर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड? मतलब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। जब तक ये कंप्लीटली डेवलप नहीं हो जाएगा तब तक एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता रहेगा। ठीक है, ये एंडोस्पर्म का फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या है एंडोस्पर्म का? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन का लास्ट प्रोडक्ट क्या हो गया? एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? डिप्लोइड। ठीक है, एम्ब्रियो कौन सी स्टेज में होता है? डिप्लोइड, माइक्रोटिक स्टेज। और ये एंडोस्पर्म है ना, इसकी कौन सी स्टेज होती है? ट्रिप्लोइड स्टेज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर द्विनिषेचन के बारे में स्टडी करने वाले वैज्ञानिक थे एस.जी. नोवस्टिन। डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन के बारे में सबसे पहले एस.जी. नोवस्टिन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। एस.जी. नोवस्टिन ने फ्लावरिंग प्लांट के अंदर द्विनिषेचन के बारे में स्टडी की। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड? तो आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, थैंक यू।